तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026। इसके अलावा एमपी पुलिस, एमपी एसआई एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वैसे तो है ये मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के लिए, लेकिन इनका जो सीसेट है ना 100 नंबर का, उसमें 6 से 7 सब्जेक्ट आते हैं। तो आज इस वाले मॉडल पेपर में जिसमें हम 100 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि लगभग मान के चलिए 7 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो रिसेंट में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। तो जिसका भी आगे कोई भी एग्जाम हो वो इस वीडियो को आराम से देख सकता है। एक टेस्ट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, तो सब लोग साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। चलिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। ठीक है मेरे भाई, तो हमने भी जो है तैयारी कर ली है। लैपटॉप लेकर के बैठ गए हैं आपके साथ में, टेस्ट हम देने वाले हैं। शुरू करें। चलिए, सबसे पहले आपको हिंदी के 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही लमसम पैटर्न आपको एग्जाम में जो है पेपर नंबर 1 सी सेट में आपको देखने को मिलेगा। 15 के लगभग सभी सब्जेक्ट रहेंगे और एक सब्जेक्ट आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आज हमने जो 10 नंबर का सब्जेक्ट किया है वो आपका रीजनिंग को हमने 10 क्वेश्चन पर सीमित किया है। ठीक है, अगले वाले शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पर हिंदी को शिफ्ट कर देंगे, मतलब हिंदी को रोक देंगे। इस तरह से हम जो है पूरा कॉम्बिनेशन बना करके चलने वाले हैं। चलिए, हिंदी से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न आपको हिंदी के मिलने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलेंगे 15 में से आपके कितने सही निकले। उसके बाद इंग्लिश आ जाएगा, फिर मैथ आ जाएगा, फिर रीजनिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका साइंस आ जाएगा, फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान जीके आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान भी बीच में आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा। चलो शुरू करें। चलिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने भाई। अनुज, अनुयायी जैसे शब्दों में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। इस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? बताइए। ये भी आपका 2025 में जो एग्जाम हुआ कृषि विस्तार अधिकारी, उसका ये प्रश्न है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको बता दो उपसर्ग क्या होता है। भाई, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं। तो आगे लगने वाले को हम उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए हैं, एक तो अनुज और एक अनुयायी। इसमें हमको ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इसमें अनु जो है वो उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। कह रहे हैं इस अनु का क्या अर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। आना, चलना, पीछे या नीचे। बताइए क्या होगा। आंसर लगा लीजिए। आप लोग लगा लिया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका अर्थ होता है पीछे। ठीक है भाई, अनुज हो गया, अनुयायी हो गया, अनुचर हो गया, यानी कि अनुचर का भी क्या अर्थ होता है पीछे। यानी एक कोई आगे चलेगा, उसके पीछे जो अनुसरण करता हुआ चलेगा उसको हम अनुचर कहते हैं। यानी कि अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ हो जाता है पीछे। देखिए, हिंदी और संस्कृत व्याकरण में अनु उपसर्ग का मुख्य अर्थ पीछे, बाद में या अनुकरण करना होता है। उदाहरण के लिए अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्म लेने वाला, यानी कि छोटा भाई। अनुयायी का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, अर्थात अनुसरण करने वाला। तो अनु शब्द जो है वो पीछे का यहाँ पर अर्थ देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। स्पीड को भी अपन थोड़ा सा बढ़ा करके चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न नंबर को करना और 1 घंटे के अंदर अंदर करना है। ठीक है, देखिए मैथ वाले प्रश्न भी हैं तो भाई 1.5 घंटे भी लग सकता है। ठीक है ना। चलिए, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो उनको सॉल्व कराने में टाइम लगता है। इसलिए ये जो आपके बिना सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है इनको अपन स्पीड में लेकर चलेंगे। हर साल आने वाले बजट में वृद्धि देखने को मिलती है। दिए गए वाक्य में वृद्धि शब्द का विलोम बताइए। बताइए क्या होगा वृद्धि शब्द का विलोम। वृद्धि का मतलब है बढ़ाना, तो इसमें से किसका अर्थ है कम करना। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है ह्रास। ह्रास का क्या अर्थ होता है? किसी भी चीज को कम करना। तो बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन बताने का समय नहीं रहेगा, है ना। सॉल्यूशन आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और आराम से सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर वीडियो जो है क्लिक कर दीजिए, वीडियो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है। 5 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है कृषि विस्तार अधिकारी वालों का। इतने कम समय में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरे भाई ये मान के चलिए, अगर सिलेबस 50% 60% भी नहीं कवर हुआ तो ये मान के चलिए कि एग्जाम से कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। कम से कम आपको 80 से 90% सिलेबस कवर करके ही जाना पड़ेगा, भले ही कम टाइम मिला है। तो ये सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए हम एक तरीका आपके लिए लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं मात्र 199 रुपए में। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपका जो सीसेट वाला पूरा सब्जेक्ट है, लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट है, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं, थ्योरी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डले हुए, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, अभी बताएंगे आपको कैसे वो नोट्स लेने हैं आपको। ठीक है ना।
सभी 7-8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर वगैरह सबके। उसके बाद में आपको एग्रीकल्चर के जितने भी आपके टॉपिक हैं, यूनिट है, यूनिट 10 यूनिट है आपकी, कंप्लीट 10 यूनिट के थ्योरी नोट्स आपको जो है उसमें मिल जाएंगे टेलीग्राम में, और उनके जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो भी आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप जो प्राइवेट है उसमें आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। सर प्राप्त कैसे करेंगे ये नोट्स? तो इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है, छोटी सी प्रक्रिया है, डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। QR कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इसको सेव कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से आ जाएगा ना, इसको सेव कर लेना। इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको 2 लिंक सेंड कर दी जाएंगी। एक आपकी सीसेट की टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की, और एक आपकी एग्रीकल्चर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी। दोनों लिंक आपको भेज दी जाएंगी। आप लिंक पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन करेंगे, है ना, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम तुरंत आपको देखेंगे आपने पेमेंट किया है नहीं किया है। जैसे हम वेरीफाई कर लें हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, तुरंत आपको अलाउ कर देंगे और आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप में जुड़ते ही आपको सारी की सारी PDF एक तरफ से दिखने लगेंगी। अगर PDF के बीच में आपको वीडियो भी दिख रही है तो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको केवल PDF देखना है तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे, वहां पर डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी PDF डली हुई है वो एक तरफ से आपको दिखने लगेंगी, ठीक है ना। तो वहां से आपको सारी PDF डाउनलोड कर लेना और बढ़िया से पढ़ना शुरू कर देना। बाकी प्रैक्टिस तो हम करवा ही रहे हैं, ये मॉडल पेपर भी आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्रीकल्चर वाले ग्रुप में भी करना है। एग्रीकल्चर की जो नोट्स हैं वो यूनिट वाइज डले हुए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो आपको वहां पर जाकर के मिल जाएंगी, आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। चले आगे बढ़े, सारी बात समझ में आ गई ना, तो बढ़िया से नोट्स लेकर के, और सबसे पहले कम से कम 80% तो सिलेबस कवर करके जाइए ही। भले ही 2784 वैकेंसी है, लेकिन उतनी उसी हिसाब से कॉम्पिटिशन भी है, ठीक है ना। कम समय सबको मिला है, लेकिन जो मेहनत कर लेगा, जरा सा भी मेहनत कर लेगा, वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, अब इतना पैसा खर्च करके एग्जाम देने जाओगे, और नज़दीक में तो कहीं सेंटर होता नहीं है ना। 1000, 1200, 1500 रुपये खर्च होंगे तो उससे पहले तैयारी तो करके जाओ। 1000, 1200 वो मान लो, तो 200 रुपये यहाँ पर भी खर्च कर लो। 199 खर्च करने में क्या जा रहा है ना, तो कम से कम तैयारी के साथ में तो जाएंगे एग्जाम देने। तो इस तरह से आप ये नोट्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, मालती छंद का एक अन्य नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, यमुना सुंदरी, सोमवल्लरी या फिर चंचरी। क्या नाम होता भैया मालती छंद का, एक और नाम क्या है? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मालती छंद को हम सुंदरी भी कहते हैं। ये भी आपका जो आपका ये कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2025 वाली जो थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप वीडियो को आराम से पॉज करके पूरा सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, देखिए इसको एक टेस्ट की तरह ही लेना है आपको, है ना। तो सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी आपको थ्योरी में पढ़ा ही चुके हैं, अब यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है बढ़िया से। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध लिखा हुआ, बताइए कौन सा शुद्ध लिखा है? बिमला ने गीत गाया, ये शुद्ध लिखा है। मैंने गीत गाया सुनाया, ये शुद्ध लिखा है। पिता माता आए या फिर टीचर क्लास में आया, कौन सा शुद्ध लिखा है? तो भाई मैंने गीत गाया सुनाया तो डबल डबल हो जा रहा है ना, गाया सुनाया थोड़ी होता है, ये हो गया। उसके बाद ये गलत हो गया। पिता माता नहीं भाई, माता पिता आते हैं तो ये भी गलत हो गया। टीचर क्लास में आया नहीं, टीचर क्लास में आए तो ये भी गलत हो गया। एक ही सही हुआ, वो कौन सा है? बिमला ने गीत गाया, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं चीता का सही तत्सम रूप बताइए, बताइए चीता का तत्सम रूप क्या होता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, चेतक होगा, चित्रक होगा, चीवर होगा या फिर चेतस होगा। क्या होगा भाई चीता का सही तत्सम रूप पूछा है? सही आंसर आपका ऑप्शन बी चित्रक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चित्रक हो जाएगा। ये रहा इसका पूरा सॉल्यूशन। चलें आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है आपको, ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यहाँ पर युग्म दिया गया है, आपको सही युग्म बताने हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या हम अंत्यज कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को क्या अध्येता कहते हैं? महल का भीतरी भाग क्या अंतःपुर कहलाता है? शरीर का कोई भाग क्या अर्शिक कहलाता है? बताइए कौन सा यहाँ पर युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। मैच द फॉलोइंग में से प्रश्न पूछा गया है। लगा लिया आपने आंसर? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है ना, केवल जो युग्म सी है वो सही है। महल के भीतरी भाग को हम जनाना, हिस्से को हम क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। अन्य गलत क्यों है? क्योंकि अंडे से जन्म लेने वाले जो मतलब होता है उसको हम अंडज कहते हैं, है ना। और गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहा जाता है, और शरीर के भाग को अंग कहा जाता है। ये तीनों यानी लगभग चारों ऑप्शन के हमने आपको सॉल्यूशन भी साथ में बता दिए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, उदासीन का विपरीत शब्द क्या होगा?
बताइए उदासीन का विपरीत क्या होगा? उत्साही, समर्पित, संवेदनशील या दुखी? बताइए। उदासीन जानते हैं ना भाई, पीएच स्केल पर जो 7 होता है, ये क्या दर्शाता है कि पानी की पीएच वैल्यू 7 होती है और पानी उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यानी जिस पर किसी का भी असर ना पड़े, चाहे कुछ भी होता रहे। जैसे अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे राजा जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो गया, वो उदासीन हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब देश के स्टूडेंट्स पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, देश के स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो उदासीन हो गए हैं। तो इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत होता है ऑप्शन सी, संवेदनशील। यानी जरा सी भी अगर किसी को चोट लग जाए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, तुरंत हमको दर्द होता है और तुरंत हम एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा संवेदनशील। आगे बढ़े, पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है, उज्जवल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। उज्जवल का पर्यायवाची अंधकार, चमकीला, म्लान, निराश। क्या हो जाएगा उज्जवल का? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चमकीला जो है वो उज्जवल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, रीतिकाल को त्रास युग यानी कि ह्रास युग जो है किसके द्वारा कहा गया है? रीतिकाल को त्रास युग या फिर ह्रास युग किसके द्वारा कहा गया है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को त्रास युग या फिर ह्रास युग कहा है, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे एग्जाम वाले प्रश्न अपने मन से नहीं बना के लाए हैं, ठीक है। विभिन्न परीक्षाओं में जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, एपटेक ने जो प्रश्न पूछे हैं वही आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है कि किस युग का कवि अपनी कुंठाओं ग्रंथियों को कविता में यथार्थ के रूप में खोलता? बताइए कौन सा ऐसे युग का कवि है जो अपनी कुंठाओं यानी कि जो उसके अंदर भरी हुई बातें हैं, है ना, जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में जो बातें भरी हुई, मतलब कि जो उसके दिमाग में चल रहा है, उन सबको कविता में यथार्थ रूप से व्यक्त करता है। कौन सा ऐसा युग है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रयोगवाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 है, किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एपटेक ने पूछा है। अपभ्रंश का भवभूति किसको कहते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पुष्पदंत हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और स्वयंभू को ध्यान रखना, कई लोग स्वयंभू लगा कराते हैं, लेकिन स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर भवभूति की बात की गई, बहुत लोगों ने जल्दबाजी में स्वयंभू लगा दिया होगा। भवभूति हम पुष्पदंत को कहते हैं और जो वाल्मीकि है वो हम स्वयंभू को कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई, जल्दबाजी नहीं करना। प्रश्न नंबर 12 देखिए। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसके द्वारा कहा गया है? बताइए किसने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, विलियम कैरी ने, टॉमस रॉबक ने या कोलब्रुक ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रियर्सन महोदय के द्वारा इसको आम बोलचाल की भाषा कहा गया है। चलिए अगला, वर्ष 1928 में भाषा संबंधी एक रिपोर्ट की सिफारिश की गई थी, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? बताइए, जो 1928 में रिपोर्ट आई थी। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू रिपोर्ट में जो है भाषा संबंधी एक रिपोर्ट की बात यहाँ पर की गई थी, भाषा के बारे में जो है सिफारिश की गई थी। ये पूरा सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहे हैं कि प्रथम प्राकृत काल का समय क्या है? बताइए प्रथम प्राकृत काल का क्या समय है? ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। पढ़ लिया? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो टाइम है वो प्रथम प्राकृत काल का समय कहलाता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ें, चलिए प्रश्न नंबर 15 जो कि आपका हिंदी का आखिरी प्रश्न है। संजीव पढ़ाकू लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये जो पढ़ाकू लिखा है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? डाकू है, आकू, पढ़ा या फिर अकू? कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय का मतलब जानते हैं ना, वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लग करके अर्थ बदल देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। बताइए, तो ये संजीव पढ़ाकू में जो पढ़ प्लस आकू क्या हो जाएगा? पढ़ प्लस आकू, तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय आपका आकू लगा हुआ है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। किस किस ने बी लगाया है बता दीजिए। और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी के पूरे होते हैं। जल्दी से बताइए 15 में से कितने नंबर आपके आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। ये रहा इंग्लिश का पहला प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न अब जो है एपटेक के द्वारा पूछे जा रहे हैं, वो जमाने गए जब कॉमन एरर आपसे नॉर्मली पूछ लेते थे। कह रहे हैं विच टाइम एक्सप्रेशन, 1 मिनट, विच टाइम एक्सप्रेशन करेक्टली चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा टाइम है जो एक तरफ डायरेक्ट में दिया है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है? बताइए, क्या टुमारो का इनडायरेक्ट यस्टरडे होता है? क्या यस्टरडे का इनडायरेक्ट द प्रीवियस डे होता है? क्या टुडे का द नेक्स्ट डेट होता है? या फिर नाउ का क्या टुमारो होता है? बताइए कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो करेक्टली चेंज किया गया है, बिल्कुल सही चेंज किया गया है?
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे कहते हैं। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और आपको कहीं यस्टरडे देखने को मिल जाए तो आप उसको द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। आराम से वीडियो पॉज कीजिएगा और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, फिल इन द ब्लैंक भर भर के आए थे मेरे भाई, है ना। चलिए, कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन आपसे पूछा गया है, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, द बुक इज डैश द टेबल, यानी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो क्या क्या लगाएंगे यहाँ डैश में? बाई लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, नियर लगाएंगे या इन लगाएंगे? बताइए क्या लगाएंगे। तो भाई अगर कोई भी चीज़ किसी के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ अगर स्थिर अवस्था में रखी, वो गति नहीं कर रही है, ठीक है ना। अगर गति करके आ रही है तो हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी के अंदर गति करके जा रही है तो इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या फिर आप सर्च कर लेना एक बार, प्रीपोजिशन बाय सक्सेस जंक्शन, ये डालकर आप सर्च कर लेना। तो प्रीपोजिशन के हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने 200 क्वेश्चन के लमसम कराए थे। वो सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको लगा लेना, आपके सारे प्रीपोजिशन के नियम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं चूज द सेंटेंस दैट कंप्लीट एंड करेक्ट, यानी इनमें से एक ऐसा सेंटेंस आपको जो है सिलेक्ट करना है जो बिल्कुल सही लिखा है और जो पूरा लिखा हुआ है। बताइए, बिकॉज ही इज लेट, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, क्या लिख रखा है। वेंट टू द शॉप, ये भी नहीं समझ में आ रहा सर। सी इज माई सिस्टर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कर्ता भी है, सहायक क्रिया भी और कर्म भी है, यानी ये आपका बिल्कुल सही फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर करें इफ इट रेन्स, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सही कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी का फॉर्मेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, देखिए कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक है करेक्ट ऑप्शन के साथ में भरना है। द डॉग डैश लाउडली एट नाइट, यानी कि जो कुत्ता है वो रात में लाउडली तेजी से भौंकता है। बताइए, बार्क्स कर देंगे, बार्किंग कर देंगे, बार्क कर देंगे या फिर बार्क कर देंगे? क्या करेंगे भाई बताइए। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बार्क्स हो जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते की आदत है ना, वो उसकी आदत है। और जो आदत वाले कोई भी वाक्य हो, अगर आदत की बात की गई है तो आप उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। और अगर आपकी कोई पुरानी आदत हो जो आज भी आप कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफाइन करते हैं। तो द डॉग, ये तो एक वचन हो गया, और एक वचन के साथ में एस या फिर ईएस लगा देते हैं क्रिया में, तो बार्क्स यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही फिल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे दिया है। हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही थी, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, टेंस बाय सक्सेस जंक्शन। पूरी वीडियो, पूरी थ्योरी और क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे यूट्यूब पर ही, ठीक है। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए और डिप्टी जेलर के लिए हमने कराए थे, है ना। अब रूल तो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, रूल तो वही रहेंगे, तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेंटेंस यूज रन एज ए नाउन, यानी कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें रन का प्रयोग जो है, रन का प्रयोग एक नाउन के रूप में किया गया है। ये बता दीजिए कौन सा ऐसा सेंटेंस हो जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो नाउन जानते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। बताइए कहाँ पर ऐसा यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दे रन फास्ट एवरी मॉर्निंग, तो भाई ये तो क्रिया हो रही है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। ही विल रन, ये भी आपकी क्रिया हो रही है। वी रन टुगेदर ऑन द वीकेंड, यानी कि हम लोग वीकेंड के लास्ट में रन करते हैं, दौड़ते हैं। तो यहाँ पर भी तीनों में आपको रन जो है वो एक क्रिया के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे सी स्कोर्ड अ रन इन क्रिकेट, यानी कि यहाँ पर जो रन है वो जो है एक तरह से संज्ञा के रूप में आया है। यहाँ पर वो रन कौन सा है? स्कोर बनाने वाला रन है। कहते नहीं भाई इन्होंने इतने रन बनाए, इन्होंने 252 रन बनाए, इंडिया ने 310 रन बनाए। तो यहाँ पर जो रन है इसका प्रयोग जो है एक नाउन के रूप में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन भी हमने आपको दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं व्हाट डज द प्रोवर्ब यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि ये जो एक कहावत दी गई है, प्रोवर्ब माने होता है कहावत है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका क्या अर्थ होता है यह आपको बताना है। प्रोवर्ब्स भी आपसे पूछी जाती हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, हम आंसर की ओर सीधे चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपीयरेंस कांट बी डिसीविंग, यानी कि किसी को भी आप ऊपर से देख करके नहीं बता सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वो कितना पावरफुल है, या फिर उसके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है। इसका अर्थ होता है केवल बाहरी रंग रूप देख करके किसी व्यक्ति का जो है आंतरिक गुणों का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो अपीयरेंस का अर्थ होता है बाहरी रंग रूप, ठीक है। तो अपीयरेंस कहां पर मिल रहा है? हमें ऑप्शन नंबर बी में अपीयरेंस मिल रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से वो कभी धोखा भी दे सकता है, वो व्यक्ति अंदर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बाहरी दिखावा जो है वो डिसीव हो सकता है, भ्रामक हो सकता है, व्यक्ति अंदर से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सारी चीजें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना मेरे भाई वीडियो को, है ना।
और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में जो लोग आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सब एग्जाम में ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, है ना, एएसआई वगैरह में भी आएंगे ये। चलिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द कंपाउंड नाउन इज यूज बाई करेक्ट स्पेलिंग एंड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें से आपको ये बताना कि जो कंपाउंड नाउन है वो कहाँ पर अपने बिल्कुल सही स्पेलिंग और सही स्ट्रक्चर के साथ में यूज किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रनर अप के बारे में बोला जा रहा है, तो रनर अप को हम कैसे लिखते हैं बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। रनर अप को कैसे लिखा जाता है, देखो हर जगह रनर अप गलत लिखा हुआ है ना, ये देखिए ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे। कंपाउंड नाउन के बारे में पूछा गया, रनर अप को हम कैसे लिखेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, द रनर अप गॉट अ मेडल, यानी कि ये जो उप विजेता था उसको भी एक मेडल मिला है। तो रनर अप को हम इस तरह से लिखते हैं, RUNNER, बीच में हाइफन, उसके बाद में अप लगा देते हैं, ठीक है। RUNNER, उसके बाद हाइफन, फिर अप। ये आपका बिल्कुल सही स्ट्रक्चर होता है और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग भी लिखी गई है। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी जब नोट्स लेंगे तो आपको ये PDF मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट डज ब्रेक डाउन मीन व्हेन टॉकिंग अबाउट द मशीन, यानी कि जब हम एक मशीन के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रेक डाउन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है, ब्रेक डाउन का क्या अर्थ होगा। ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लिया। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टॉप वर्किंग, यानी कि किसी भी काम को रोकना ब्रेक डाउन कहलाता है जब हम मशीन के सेंस में इस ब्रेक डाउन का जब यूज करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, फ्रेजल वर्ब आपसे ये पूछी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु राइट न्यू आर्टिकल, यानी कि जो व्यक्ति नया आर्टिकल लिखता है, नई खबर लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं बताइए। एक्टर, जर्नलिस्ट, डांसर, म्यूजिशियन। तो भाई लिखने वाला तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो क्या है, जर्नलिस्ट, ठीक है। तो जो नए आर्टिकल लिखता है उसको हम जर्नलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र के लिए जो नए नए आर्टिकल्स लिखता है हम उसको जर्नलिस्ट कहते हैं। और जर्नलिस्ट का तो आजकल देख ही रहे हैं आप सिस्टम, है ना। CJP वाले प्रोटेस्ट में देखिए जर्नलिस्ट का क्या हाल हो रहा है, अलग अलग तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको ये पूरा जो वर्ड दिया गया है जम्बल्ड दिया गया, यानी कि इधर उधर बिखेर करके दिया गया है। आपको जो है एक सही फॉर्म में सेंसफुल, मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है। कह रहे हैं द इज अ ट्री इन द पार्क, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखा हुआ है। अब इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर बताइए क्या होगा, ठीक है। पढ़ लिया आपने, चलिए आंसर देखिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका देयर इज अ ट्री इन द पार्क। ये जो है लिखा गया था सेंटेंस और ये आपको इस तरह से दिया गया था, तो ये आपका सही आंसर देयर इज अ ट्री इन द पार्क बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट जो है शब्द ढूंढ करके भरना है। क्या कह रहे हैं, ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उसने अपने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम पर पूरा कर लिया था। ही फेस्ड मैनी चैलेंज, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े। यद्यपि, यानी कि यद्यपि उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े, लेकिन फिर भी उसने मतलब अपने टाइम पर अपने काम को कर लिया था। क्या भरेंगे यहाँ पर बताइए। यद्यपि का अर्थ कौन देता है, ऑल्दो देता है, हम सब लोग जानते हैं ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि। तो ऑल्दो यहाँ पर भर जाएगा कि उसने अपना काम सही टाइम पर पूरा तो कर लिया, यद्यपि उसको बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई फेस करनी पड़ी, फिर भी उसने अपना काम टाइम पर पूरा कर लिया। ऑल्दो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, कह रहा है आई विल वेट हियर डैश यू रिटर्न, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते हैं। बताइए तो क्या लगाओगे, जब तक तो बता ही दिया सर आपने, अब इसमें बताने का ही क्या रहेगा, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक पे हम क्या लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे, इफ लगाएंगे, अनलेस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। सही आंसर अनटिल हो जाएगा। भाई आई विल वेट हियर, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, डैश यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं आ जाते। तो ये आपका अनटिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर देखिए, कह रहे हैं चूज द करेक्ट कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, यानी ये जो डू नॉट लिखा हुआ ना इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। बताइए क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं ना, सही बात है सर, डोंट तो लिखते हैं, पर डोंट कैसे लिखते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। इन चारों में से डोंट को कैसे लिखा जाता है, चलिए देख लिया आपने। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डोंट को हम इस तरह से लिखते हैं, डॉन लिखेंगे, उसके ऊपर हाई मतलब एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद में टी लिख देंगे, तो ये आपका डोंट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म में डू नॉट हो जाता है, ठीक है भाई। चलें, यह पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मल अल्टरनेटिव द स्लैंग लेड, यानी ये जो लेड शब्द लिखा हुआ है ना ये किसका अल्टरनेटिव है, इसको हम किसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। यंग मैन की जगह पर, बडी की जगह पर, बॉस की जगह पर, ब्लॉक की जगह पर, किसकी जगह पर हम लेड का यूज कर सकते हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा यंग मैन, ठीक है। एक जवान आदमी की जगह पर आप एलईडी लेड का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये इसका एक स्लैंग रूप हो जाता है, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे डू नॉट को हम डोंट लिख रहे हैं ना, वैसे यंग मैन को एलईडी भी लिख सकते हैं, लेड भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग कौन से वाले ऑप्शन में लिखी गई है ये आपको बता देना है। बताइए कौन से में लिखी गई है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ACCOMMODATION। यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि C भी डबल बार आएगा, M भी डबल बार आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है एकोमोडेशन का बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ है। तो ये प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। वास्तव में ये जो प्रश्न है वो आपका कृषि विस्तार अधिकारी का है, लेकिन एमपी एपटेक ने, एमपीएसबी एपटेक ने अभी इसको फॉरेस्ट में पूछा 2026 में, है ना। तो 25 वाले प्रश्न 26 में पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही होता है भाई, वो लोग एक क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं फिर वही प्रश्न आपसे बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, चले अब मैथ की ओर चलते हैं। बताइए, उससे पहले बता तो दो इंग्लिश में कितने आए 15 में से, 15 में से कितने नंबर इंग्लिश में आए हैं बता दीजिएगा। हम चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न, बताइए, सॉल्व कीजिए। चलिए मैथ को थोड़ा आराम से करेंगे, है ना, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन पर समय देते हुए चलेंगे मैथ और रीजनिंग में। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक छात्र पहले महीने में 1000 रुपए की स्टाइपेंड प्राप्त कर रहा था, ठीक है, और प्रत्येक महीने में उसका स्टाइपेंड 500 रुपए बढ़ जाता है। 8वें महीने का स्टाइपेंड क्या होगा, मतलब कि उसको 1000 रुपए मिल रहे थे। बोला गया भाई तुम्हारा जो स्टाइपेंड है ना, जो तुमको मिल रहे हैं ना, वो हर महीने 500 रुपए हम बढ़ाएंगे। तो आपसे यही पूछ रहे हैं, बताइए 8वें महीने में उसका स्टाइपेंड कितना हो जाएगा मेरे भाई। यानी पहले महीने उसका 1000 रुपए था, फिर अगले महीने 500 जुड़ गया, है ना, तो ये 1500 हो गया, फिर अगले महीने 500 जुड़ गया, यानी कि ये 2000 हो गया, फिर इस तरह से 500 जुड़ता गया। अब बताइए लास्ट में उसका कितना स्टाइपेंड हो जाएगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को ऐसे पॉज कर लेना, यहाँ पर पॉज कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर देख लीजिए। लगा लिया आपने आंसर, सॉल्व कर लिया। चलिए हम आंसर देखते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4500 रुपए स्टाइपेंड हो जाएगा। कैसे सर, कैसे हो जाएगा, देखो 500 रुपए बढ़ रहे हैं हर महीने, और देखो पहले महीने तो बढ़ेंगे नहीं, पहले महीने तो 1000 ही रहेंगे। अब कह रहे हैं कि 8वें महीने कितना हो गया, यानी कि अब ये जो 500 रुपए है ना, ये 7 बार बढ़े हैं, तभी तो 8वें महीने में पहुंचेंगे। तो सीधे सीधे 500 में 7 का गुणा करो, 3500 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3500 आया ना, ये तो बढ़े हुए हैं। कह रहे हैं कि लास्ट में 8वें महीने उसका स्टाइपेंड कुल कितना हो जाएगा, तो 3500 तो बढ़ा है, पहले 1000 था, तो बस 1000 में आप सीधे सीधे 3500 जोड़ दो। 3500 1000 में जोड़ेंगे 4500 रुपए आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। टोटल जो स्टाइपेंड है वो आपका 4500 रुपए हो जाएगा। बाकी हमने सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, ट्रिक भी दे रखी है और विस्तृत समाधान भी दे रखा है। हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी मिलेगी और विस्तृत समाधान भी मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए ये देखिए, कह रहे हैं कि भाई द्विघात बहुपद है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी भी पूछा गया था, जो आपका एग्जाम था अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का, उसमें भी पूछा गया था। कह रहे हैं द्विघात बहुपद है f(x)² - 20x, मतलब 5x² - 20x + 25 के लिए शून्य मूलों का आपको जो है शून्यकों का योग बताना है। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है सर, शून्यकों का योग होता है -b/a। ये शून्यकों का योग होता है। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अगर आपसे योग पूछा जाए तो ये सूत्र होता है -b/a। चलिए देख लेते हैं -b/a कहाँ पर दिया गया है। पहले आप सॉल्व कर लेना, कर लिया सॉल्व, अब हम सॉल्यूशन करा रहे हैं ना, वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लिया करो, फिर बताया करो। चलो अब -b, यानी कि एक तो माइनस लगेगा और b का मान क्या है -20 दे रखा है, तो एक माइनस ये भी लग जाएगा, -20 बटे में a का मान क्या है, a का मान सर 5 है। ये देखो a का मान 5 है, काट दो, ये माइनस से ये अंदर वाला माइनस कट जाएगा, यानी कि 20/5 बचेगा। अब 20 में 5 का भाग दोगे तो 4 आंसर आएगा, जो कि प्लस का 4 आंसर आएगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिक। ट्रिक में आपको क्या बता रहे हैं भाई, एक्स का गुणांक जो है ना, तो अगर आपसे योग पूछा जाए तो जो एक्स का बीच वाला गुणांक होता है उसका आप चिन्ह बदल दो, माइनस में है तो प्लस में कर दो, और जो आगे वाला जो गुणांक दिया हुआ है उसका बस आपको जो x² के आगे लिखा हुआ है उसको आपको सीधे डिवाइड दे देना, तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बीच वाले का चिन्ह चेंज करो और x² के आगे वाले से भाग दे दो, ठीक है, तो आपका जो है योग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि भाई रानी और उसकी बेटी की उम्र का योग 50 वर्ष है। 10 साल पहले रानी की उम्र उसकी बेटी की 4 गुनी थी। वर्तमान उम्र उन दोनों की क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं एक्स मान करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे सर, वो बता देते हैं। पहले ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सॉल्व कर लो, वीडियो रोककर सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया आपने, चलिए अब देखो इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। कह रहे हैं भाई 10 वर्ष पहले जो है ना, क्या कह रहे हैं 10 साल पहले रानी की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए पहले सब में से 10 घटाओ, फिर चेक करो 10 घटाने के बाद में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका एग्जैक्ट 4 गुना जो है वो बिल्कुल सही वेरीफाई कर रहा है। चले देखें, तो पहले 35 में से हमने 10 घटाया, 25 बचा, यानी कि रानी की उम्र 25 है, और बेटी की 15 में से 10 घटाया तो 5 बचा। क्या इसका 4 गुना है? नहीं सर, ये तो 5 गुना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, ए को हटा दो। ठीक है सर,
फिर कह रहे हैं कि रानी की उम्र अगर 34 वर्ष है तो 34 में से 10 घटाओ कितना हुआ, 24 हुआ। ठीक है, उसके बाद बेटी की उम्र 16 वर्ष है, 16 में से 10 घटाओ कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखो क्या इसकी 4 गुनी है, हाँ सर 6 का 4 गुना 24 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे को हम केवल ऑप्शन के थ्रू अच्छे से सॉल्व करेंगे। एज वाले जितने भी प्रश्न आपको आएंगे, भाई 10 साल पहले 20 साल पहले ऐसा था वैसा था, अब बताओ कितना है, तो सीधे आप ऑप्शन के थ्रू जाया करो, है ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो भाई, रानी की उम्र 30 साल है तो 30 में से 10 घटाया हमने, कितना बचा, 20 बचा। और यहाँ पर बेटी की उम्र 20 साल है, 20 में से 10 घटाया तो 10 बचा। क्या ये 4 गुना, नहीं सर ये तो 2 गुना हो गया, तो ये भी गया। ठीक है, उसके बाद में रानी की 25 है, यानी 25 में से हमने 10 घटाया तो ये कितना बचा, 15 बचा। बेटी की भी 25 कह रहे हैं तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, दोनों 25 कैसे हो सकते हैं ना, तो ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल बचा, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, ये आपको ट्रिक दे रखी है जो हमने कराई है, और ये विस्तृत समाधान भी आपको दे रखा है जो आप डिटेल में भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए 4 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं यदि एक संख्या 9 से विभाजित होने पर 4 शेषफल छोड़ती है, ठीक है, 5 से विभाजित होने पर 2 शेषफल छोड़ती है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इन शर्तों को संतुष्ट करती है। पहली बात तो सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इन सभी नियमों को फॉलो कर रहा है, पहले आप कर लो फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलो 49 में 9 का भाग दो तो 5 बार जाएगा, 9 पंचे 45, यानी शेषफल तो 4 बच रहा है। ये बात तो पहली वाली तो सही होगी, 9 से विभाजित करने पर 4 शेषफल छोड़ रही, पहली बात सही है। लेकिन 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल छोड़ती है, 5 का भाग दो 49 में, 5 9 में 45, 45 यानी फिर से 4 शेषफल बच रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा सर, है ना भाई। 9 वाला तो सही वेरीफाई कर रहा है भाई, देखो ना 49 में हमने 9 का भाग दिया, 9 का 9 पंचे 45, शेषफल 4 आया, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद फिर 49 में हमने 5 का भाग दिया, 5 का भाग दो, 5 से भाग दिया तो 5 9 में 45, ये तो सर शेषफल 4 आ रहा है, जबकि ये कह रहे हैं 5 से भाग देने पर 2 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन अपना चला जाएगा। फिर 55 में 9 का भाग दो, 55 में हमने 9 का भाग दिया। ठीक है, 9 5 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 यानी कि एक शेषफल बच रहा है, तो ये तो 9 वाला ही नहीं काम कर रहा है, तो ये भी गया। ठीक है, जबकि ये कह रहा था कि 4 बचना चाहिए। 22 में भाग दो 9 का भाग दिया हमने 22 में, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर शेषफल 4 आ रहा है, ये तो बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। पहली वाली जो शर्त थी वो फॉलो हो गई। 22 में 5 का भाग दो भाई, 4 शेषफल बचना चाहिए, 5 का भाग दिए, 5 चौके 20, है ना, हाँ 5 चौक 20, तो शेषफल 2 बचना चाहिए, ये भी करना, 5 से भाग देने पर शेषफल 2 छोड़े, तो ये दोनों बातों को वेरीफाई कर रहा है, यानी कि 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं शेषफल 4 आ रहा है, और सबसे छोटी भी यही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सीधे ऑप्शन के थ्रू जो वो बोल रहे हैं वो करते चले जाओ, बस ऑप्शन के साथ में खेल जाओ। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दे रखा है, ये ट्रिक भी हमने आपको दे रखी है। ठीक है, 5वें नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं कि भाई 8 श्रमिक 16 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, 4 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी एमडीएच फॉर्मूला लगा दो एमडीएच, सॉल्व कर लिया आपने। 8 गुणा 16, 8 व्यक्ति 16 दिन में कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 व्यक्ति उसको कितने दिन में करेंगे, काट दो भैया, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, यानी 32 हमारा आंसर आ जाएगा, 32 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सॉल्यूशन सही हो जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन और ये रही पूरी ट्रिक। ठीक है मेरे भाई, चलिए 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर का एक डेटा सेट आपको दिया गया है, इसका आपको माध्य यानी मीन बताना है। अच्छा, क्या आप जानते हैं माध्य क्या होता है? माध्य और एवरेज दोनों एक ही बात है ना, चाहे आप एवरेज निकाल लो, चाहे उसका मीन या फिर माध्य निकाल लो। ठीक है, अब इसका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज तो बड़ी आसानी से निकाल ले सर, सबको जोड़ लो और जितनी संख्या उनका डिवाइड दे दो। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखो, गैप अगर समान होना तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। भाई 12 और 15 में कितने का गैप है सर? +3 का गैप है। 15-18 में सर +3 का गैप है। 18-21 में +3 का गैप है। 21-24 में +3 का गैप है। जब भी आपको कहीं पर गैप बिल्कुल समान दिखाई दे तो जो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या होती है वही हमारा एवरेज होती है। यहाँ पर बीच में क्या है, 18 है, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ना जोड़ना घटाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर गैप समान है तो बीच वाली संख्या जो होगी वो हमारा एवरेज हो जाएगी। गैप हमने देखा समान है, बीच वाली संख्या 18 है, 18 हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए सर 7 नंबर पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। इसकी भी ट्रिक आपको बताएंगे। बिंदु 2,4 और 6,8 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको मिड पॉइंट बताना है जो इन दोनों रेखाओं को जोड़ेगा। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन और ट्रिक दोनों बताते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। कर लिया आपने? अब देखो, जब भी ऐसे सवाल कहीं पर भी आपको देखने को मिले तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पहले को जोड़ देना और आखिरी को जोड़ देना और 2 का डिवाइड देना। जैसे 2 और 6 को जोड़ा, कितना 8 हो गया, 8 में 2 का भाग दे दो, यानी 4 आ गया। ठीक है सर, 4 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में 2 का भाग दे दो, 6 आ गया। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 4,6 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाते हुए चलना, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। और एमपीएसबी एप्टेक के प्रश्न है मेरे भाई, फिर बार बार कह रहे हैं आपसे, ये हम अपने मन से नहीं बना रहे हैं, है ना। हमने भी एक बंच बना लिया है आंसर कीज का, जो भी आंसर की आती रहती है उसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं, फिर वहां से आपके लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं एप्टेक वाले, ठीक है। यही काम हम 2500 क्वेश्चन करा रहे हैं, एमपी जी के जीएस और आपका जो है इंडियन जी के ज्योग्राफी वगैरह सबको मिला करके 2500 क्वेश्चन का टारगेट हमने रखा है। और एमपी पुलिस एग्जाम से पहले 2500 क्वेश्चन हम करवा देंगे, जिसमें से अभी 300 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है ना। यही हमारा हिंदी का टारगेट रहेगा। पीवाईक्यू बढ़िया से रीसेंट वाले पीवाईक्यू हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कह रहे दिए गए डेटा सेट का आपको बहुलक बताना, यानी इसका मोड क्या होगा। बहुलक का अर्थ क्या होता है भाई, जो सबसे ज्यादा बार आए। बहु का अर्थ क्या होता है, बहु का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा बार आए, वही इसका आंसर होगा। इस पूरी संख्या में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। कहते हैं बहुलक। भाई तुमको तो बहु मिल गई, तुम्हारा लक अच्छा था। लक कब अच्छा होगा, LUC के लक कब अच्छा होगा, जब बार बार आप प्रयास करेंगे तभी लक अच्छा होगा, है ना। मतलब बार बार आप एग्जाम का प्रयास कर रहे थे, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो गए, बढ़िया से तुम्हारी अच्छी सी शादी हो गई, है ना। तो बार बार प्रयास करने पर लक भी काम कर जाता है, यानी जो चीज़ बार बार आएगी वो आप यहाँ पर बहुलक कहलाएगी। देखिए कौन सा है भाई, 3 और 3, 2 बार 3 आ रहा है, 5 5 5, 3 बार 5 आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये ट्रिक भी आप देख सकते हैं। 9 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं कि एक पासा 10 बार फेंका गया, ठीक है, संख्या 2 आने की प्रत्याशित संख्या कितनी होगी। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, अगर हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो 2 कितनी बार आ सकता है भाई। एक पासे में 6 अंक होते हैं, आप सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, ठीक है। 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 प्रायिकता में क्या होता है, जो आपका जो हमको लेकर के आना है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल जो अंक होते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो ये आपका देखो 2 कितनी बार आता है एक पासे में, एक पासे में सर 2 केवल एक बार ही आ सकता है, एक ही फलक पर तो 2 होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी एक फलक पर 2 जो है एक बार आता है, तो 1 हमने लिख दिया। टोटल कितनी फलक होती हैं, टोटल 6 फलक होती हैं, यानी 2 आने की प्रायिकता सर 1/6 हो जाएगी। लेकिन कह रहे नहीं भैया एक बार नहीं, हमने इसको 10 बार उछाल दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर, 10 का गुणा कर दो, इसमें लो कर देते हैं, काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहां पर दिया है 5/3, चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही हमारा बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े, 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है भाई प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बता दीजिए। ये बता था ना, माध्य या फिर एवरेज एक ही बात होती है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आप पहले सॉल्व कर लिया करो ना, बोलना ना पड़े। आप जैसे क्वेश्चन आपको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, है ना। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं भाई, लिख करके देख लेते हैं। देखो एक को तो ना हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, ठीक है ना। शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है, तो 2 3 5 7, 9 नहीं आएगी, सीधे 11 आ जाएगी, ठीक है। अब बताइए इन सब को जोड़ लीजिए और जितनी ये संख्याएं हैं उतने का इसमें डिवाइड दे दीजिए। 1 2 3 4 5, यानी 5 का हमको डिवाइड देना पड़ेगा और इन सबको जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़िए, 3 2 5 5 10 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 11 आपका 29 हो जाएगा, है ना। होता ना 17 और 11, 7 1 8, 28 हो जाएगा, 28। 5 का भाग दे दो इसमें, तो 5 बचे 25 और 5 छंगे 30, 25, 3 बची 30 हुई, तो 5.6 हमारा आंसर आएगा। आप डिवाइड देके देख लेना मेरे भाई, जोड़ लो 28 हो जाएगा, 28 में 5 का भाग दो, 5.6 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये पूरा ट्रिक भी आपको दे रखी है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पूछा गया आपसे, आरव के बटुए में 500 रुपए से अधिक है, यानी कि आरव के पास में पर्स है, 500 रुपए से ज्यादा पैसे हैं, तो निम्न में से कौन सी असमिका इस स्थिति को दर्शाएगी। यानी अगर हम उसका बटुआ है उसको हम x मान लें और 500 से ज़्यादा अगर दिखाएं, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो 500 से ज़्यादा को दिखाएगा, बताइए। तो अगर हम x को रुपए मानते हैं और उसके पास में रुपए 500 से ज़्यादा हैं, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन 500 हो जाएगा, ठीक है भाई। ज़्यादा के लिए हम ग्रेटर देन लगाते हैं, तो x ग्रेटर देन 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर कहते हैं उसके बटुए में 500 रुपए ही हैं, यानी कि x की वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं नहीं भैया 500 रुपए से ज्यादा है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 500 हो जाएगी। समझ में आ गया ना अच्छे से। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में एप्टेक जो है लेटेस्ट पैटर्न इस तरह से ही पूछ रहा है। आगे बढ़े, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 12 नंबर देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। व्यंजक आपको x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिया है, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है, फिर आपको आंसर निकालना है। चलो इसको आप सॉल्व करो। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल विधि से। कहते हैं भाई x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 2 ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करें तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, है ना, और जोड़े घटाए तो 1 आ जाए। कौन सी संख्या होगी ऐसी, सर ऐसी संख्या 2 और 3 होती है, 3 दूनी 6 और घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको इसमें जो है रख देंगे बिल्कुल, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद में बड़ी संख्या माइनस की आनी चाहिए, तो छोटी वाली प्लस की लेंगे, 2x, ठीक है, माइनस के 3x
माइनस के 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन लेंगे तो एक आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तो आ गया आपका x प्लस 2 और एक आ गया आपका x माइनस 3, ठीक है। तो एक आपका आ गया x प्लस 2 और एक आ गया आपका x माइनस 3, है ना। सॉल्व कर लेते हैं ना इसको कि फिर से बताना पड़ेगा? भाई इसको तो यार कर लेते होंगे, छोटे छोटे बच्चे कर लेते तो, है ना। ठीक है, अब कह रहा है ये हमारे पास में आ गया x प्लस 2 x माइनस 3, यानी कि 2 हमारे पास में व्यंजक आ गए हैं। इनको x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो चलो लिख लेते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3। अब x माइनस 3 से भाग दे दो, तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है सर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं 500 के फैक्टोरियल के अंत में कितने अनुगामी शून्य होंगे, यानी कि अगर हम 500 फैक्टोरियल का करते हैं तो इसमें शून्य की संख्या आपसे पूछी गई है, बताइए कितने शून्य होंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सीधे इसको 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, और जितने लास्ट में आपको जोड़ने के बाद में अंक आए वो आपके शून्य होंगे। आप पहले सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। कर लिया सॉल्व, चलो अब बताते हैं। ये रहा 500, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 5 का भाग दीजिए 100 बार जाएगा, ठीक है सर। 5 का भाग दीजिए 20 बार जाएगा, ठीक है सर। 5 का भाग दीजिए 4 बार जाएगा। अब कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा सर, अब 5 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब जब भाग नहीं जा रहा तो जो लास्ट में आपको 3 अंक ये दिए गए हैं, ये इसको छोड़ने के बाद में, भाई इसका तो निकाल ही रहे हैं, इसको छोड़ने के बाद में 5 का भाग जहां तक गया है उन सबको जोड़ लो। तो 100 और 20 120, 120 में 4 जोड़ा 124 हो गया। 124 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी दिया जाए, चाहे 800 हो, 900, 1000 हो, 1200 हो, सीधे 5 का डिवाइड दे करके देख लो। जहां पर 5 का डिवाइड जाना खत्म हो जाए तो ऊपर वाले को छोड़ करके उन सब को जोड़ लो लास्ट में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन भी हमने दे रखा। ठीक है, 14 नंबर पर चलें। देखिए कह रहे हैं यदि 600 रुपए को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 4 वर्षों बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी। यानी कि आपसे फाइनल पूछ रहे हैं कि कितना आपका जो है मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो भैया। देखो तो पहले क्या, PRT अपन 100 लगा दो सीधे सीधे, है ना। पहले SI निकाल लेंगे, SI को मूलधन में जोड़ देंगे। SI बराबर PRT अपन 100, यानी कि 600 6000 गुणा 5 गुणा 4 बटे में 100, काट दो भैया, 0 से 0 गए, गुणा करो 6 पंचे 30, 30 चौको 1200, 1200 हो गया। ठीक है, 1200 हमारा SI आ गया। मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मूलधन होता है उसमें SI को जोड़ देते हैं। मूलधन सर हमारा 6000 था, ठीक है, SI 1200 आ गया, तो 1200 को जोड़ दो, जोड़ दो। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 एक साथ 7200 रुपये आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिंपल प्रश्न था SI वाला, ठीक है ना। मिश्र धन आपसे पूछा गया था, आप आराम से सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक SCF जो है, हाँ अब दिख रहा है ना, और छोटा कर दें, अब सही दिख रहा है। चलो कह रहे हैं दो संख्याओं का जो SCF है वो 4 है, LCM 60 है। तो बताइए एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं भाई LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो लिख दो भैया, इसमें कितना है, 4 इसका SCF दे रखा है और LCM 60 दे रखा है। एक संख्या आपकी कितनी है, 12 है, दूसरी आपसे पूछी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 12 जो है इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ सेट करके डिवाइड में आ जाएगी, काट दो, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 20 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। तो 15 प्रश्न आपके यहाँ पर पूरे होते हैं मैथ के। अब बताइए 15 में से मैथ में आपके कितने नंबर आए हैं। हम बढ़ते हैं आगे, चलते हैं कंप्यूटर की ओर। ये रहे आपके सामने कंप्यूटर के प्रश्न। चलिए शुरू करें, देखिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, डैश एक स्टार्टअप अनुक्रम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने पर उसे शुरू करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा उपक्रम है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसको चालू करने यानी शुरू करने का जो है पहला स्टार्टअप वही होता है। बताइए, रीस्टार्ट, टू स्कैन, इंस्टॉल द प्रोग्राम या फिर बूटिंग, क्या होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बूटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, बूटिंग वह प्रक्रिया जो कंप्यूटर के पावर बटन को चालू करने पर शुरू होती है। भाई पावर बटन आप चालू करोगे तो थोड़ा सा समय लेता है, वो मुश्किल से 1 मिनट का समय लेगा बूटिंग होने में, है ना। सारे जो आपने काम कर रखे हैं उनको वापस से रिकॉल करता है ना, फिर खुद को मैनेज करता है। भाई आप सुबह सुबह जगते हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ आप मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं भाई तुरंत जैसे आँख खुली तुरंत खड़े होकर के भग लिए, ऐसा तो होता नहीं है। आप खड़े हो, आपकी आँख खुलती है, आप उठते हैं, या कुछ लोग तो लेटे ही रहते हैं, और आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम लगता है खुद को रीअरेंज करने में, है ना, उठने के लिए तैयार करने में कम से कम 10 सेकंड तो लगता ही लगता है। ऐसा नहीं आँख खुला तुरंत उठ गया, ऐसा तो हो नहीं पाता, है ना। तो वही काम इसका भी इसके साथ में होता है, कंप्यूटर के साथ में चालू होने के बाद में उसको 1 मिनट का समय लगता है, या फिर मान लीजिए 40 से 45 सेकंड का टाइम लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यह इसमें क्या करता है, अपने हार्डवेयर की जांच कर लेता है, ठीक है, मुख्य मेमोरी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर लेता है ताकि कंप्यूटर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए
ये देखिए अगला प्रश्न है HTTPS, छोटा कर लीजिए, ठीक है। फैक्ट वाला प्रश्न है HTTPS द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? भाई कौन से पोर्ट का उपयोग करते हैं HTTPS में? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 443 जो है पोर्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है, पोर्ट नंबर 443 का प्रयोग करते हैं HTTPS में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो एस लग जाता है ना, तो ये सिक्योर को दर्शाता है। कई बार पूछा जाता है, पहले HTTP हुआ करता था, अब इसमें एस भी लग गया है, तो पूछते हैं एस का अर्थ क्या होता है? एस का अर्थ सिक्योर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की कार्यक्षमता किस टेक्निक पर आधारित है? बिटकॉइन आपने बहुत सुना होगा, लो भैया पैसे डबल, लो भैया पैसे डबल, और फिर बाद में बिटकॉइन खरीद लिया। एक 1.5 साल तक तुम खूब इंतजार करते रहे, मेरे पैसे भैया 400 रुपए की बिटकॉइन खरीदी थी, आज हमारे 4,000 हो गए। कोई नहीं लगता अपन को, सुबह उठ के देख रहे हैं कि कंपनी भाग गई, लो भैया 4,000 भी चले गए, 400 से चले गए, ठीक है ना। तो बिटकॉइन का ये सिस्टम होता है, और भारत सरकार कहती है बिटकॉइन से हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे पैसे जाएंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, साफ कह देते हैं, ठीक है ना। RBI साफ कहती है भाई बिटकॉइन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी में हम डील करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है, कौन सी? बिटकॉइन जो है आपका, ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये पूरा सोल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं NLP का कौन सा घटक वाक्यों को शब्दों और वाक्यांशों में तोड़ने पर केंद्रित है? बताइए कौन सा ऐसा घटक है जो वाक्यों को शब्दों और वाक्यांशों में तोड़ देता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोकनाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा घटक है जो वाक्यों को शब्दों और वाक्यांशों में तोड़ देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर टोकनाइजेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। 5 नंबर देखिए, NLP से काफी प्रश्न जो है पिछली बार आए थे। NLP में नामित इकाई पहचान यानी कि NIR क्या होती है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। NIR का क्या अर्थ होता है? पढ़ लीजिए पहले सॉल्यूशन, वो ऑप्शन पढ़ लीजिए। आंसर की ओर चलते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी टेक्स्ट में नाम, स्थान और संगठन की पहचान करना ही NIR कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। ये रहा सॉल्यूशन, आप देख लीजिएगा। नेम इंक्वायरी, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोपनीयता सेटिंग का क्या उद्देश्य है? यानी जो प्राइवेसी सेटिंग होती है, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इन सब में प्राइवेसी सेटिंग क्यों होती है? क्या यूज इसका होता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत पढ़ लेंगे तो। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना तथा यह नियंत्रित करना कि उसे कौन देख सकता है, ठीक है ना। भाई कुछ लोग पब्लिक कर देते हैं, भाई अपनी वीडियो पब्लिक कर देते हैं, कुछ लोग मेंबर ओनली रखते हैं ना, कुछ लोग केवल ओनली में रखते हैं, तो उससे ये डिफाइन होता है भाई कौन इसको देख सकता है, तुम्हारी वीडियो या तुम्हारे कंटेंट को कौन देख सकता है। ये डिफाइन करने के लिए हम सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़े चलिए। जैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, जो आपको अभी ऊपर दिया है, तो इसमें जो लास्ट सीन है वो ओपन रहता है, लास्ट सीन ओपन रहता है, ठीक है ना। कि भाई आपको पता चलता रहे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आए थे, तो अभी हमने अगर अपना स्क्रीनशॉट भेजा है, तो जैसे ही सर लास्ट बार फिर से आएंगे तो हमारे स्क्रीनशॉट को देखेंगे और तुरंत हमको नोट्स भेज देंगे, है ना। तो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद परेशान नहीं होना, देख लो सीन हो गया है, जैसे ही सीन होगा तुरंत आपको जो है लिंक मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो वो होता है लास्ट सीन, ये हम प्राइवेसी सेटिंग करते हैं। पूरा सॉल्यूशन ये रहा। 7 नंबर देखिए, ये देखिए 7 नंबर कह रहा है विंडोज अपडेट का क्या उद्देश्य है? हम विंडो को अपडेट क्यों करते हैं, किस लिए विंडो अपडेट करते हैं भाई? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर अप टू डेट, यानी कि अद्यतन रखना, कि जिससे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एकदम नया रहे, जो नए कंटेंट आ रहे हैं, जो नया एप्लीकेशन आ रहा है वो सब उसमें हो और स्पीड में काम करे। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने विंडो को अपडेट कर देते हैं मेरे भाई। ये रहा सॉल्यूशन। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट डालना है तो फुटनोट को आप कैसे डालेंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप पहले रेफरेंसेस में जाएंगे, उसके अंदर इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन आएगा, इसी पर क्लिक कर देंगे तो फुटनोट जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड से पूछा गया था। देखो हमने अभी कंप्यूटर के लिए तुम्हारे लिए अलग से क्लास चालू की थी, है ना। 100 क्वेश्चन लगभग हमने MS एक्सेल के करवाए थे, लेकिन आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए फिर हमने उस क्लास को वहीं पर रोक दिया। अब मॉडल सेट में जो है जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते जाएंगे वो आप लोग आराम से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आपको लाइक करना, शेयर करना है, जिससे कि हम ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। अगर आप यहीं पर देख करके और निकल जाएंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो आगे तक नहीं जाएगी। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग नहीं देख पाए तो कोई मतलब नहीं है ना। तो फिर वही हाल होगा जैसे कंप्यूटर वाली वीडियो का हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज लगातार चलती रहे, आपके एग्जाम से पहले कम से कम 10-10 प्रैक्टिस सेट दोनों के हो जाएं, 10-10 मॉडल सेट दोनों के हो जाएं, तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये डिफाइन करेगा आपके ऊपर। आप कल जैसे आज हम इतने टाइम बना रहे हैं, तो कल इतने टाइम तक अगर इस पर 1.5 के व्यूज़ आ जाते हैं
यानी कि 1500 व्यूज़ आ जाते हैं तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप इसको शेयर कर देना, शेयर का ऑप्शन आपको नीचे दिया गया होगा, उस पर शेयर करके सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल में आप संख्या 5.6789 को दशमलव स्थानों तक कैसे पूर्णांकित करेंगे, कैसे आप बता पाएंगे। यानी कि ये भी आपको पढ़ाया था, वही एमएस एक्सेल वाली वीडियो में पढ़ाया था कि 5.6789 लिखा हुआ है, अब इसको हम कैसे दर्शाएंगे दशमलव के स्थानों तक। तो क्या करेंगे, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या सूत्र लगा देंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इक्वल टू से शुरू होता है भाई, एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू शुरू होगा, आपको बताया था ना। इक्वल टू में आपको राउंड लिखना है, फिर कोष्टक में 5.6789, 2 लिख देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव स्थानों तक ये पूर्णांकित करके आपको दिखा देगा। यानी जो 6789 ना, इसको 5.68 कर देगा। ठीक है, इतने पर आपको डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए 10 नंबर देखिए, अभी रीजनिंग थोड़ा सा अच्छे लेवल का है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए पावर पॉइंट में ग्रिड और गाइड सुविधा का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। पावर पॉइंट में ग्रिड और गाइड्स जो है हम क्यों लगाते हैं। ये 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर क्यों चलते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह स्लाइडों पर ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए यह दिशा निर्देश प्रदान करता है। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन ये रहा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 आउटलुक में पीपल अनुभाग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यानी जो आपका आउटलुक में पीपल शब्द जो होता है ना, PEOPLE, लोगों, यहाँ पर पीपल का अर्थ लोग है, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में भी और हिंदी में उसको हम पीपल ही कहते हैं। बताइए, तो पीपल जो अनुभाग होता है, जो सेक्शन होता है, उसका यूज हम किस लिए करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। बताइए क्यों करते हैं मेरे भाई। तो 4 ऑप्शन ये रहे, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संपर्कों के प्रबंधन के लिए, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट के लिए हम जो है पीपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 50 मिनट हो गए हैं और अभी आपके कम से कम 2 सेक्शन, एक तो साइंस भी बचा है, अरे भैया साइंस बचा है, जीके बचा है, ठीक है, कंप्यूटर चल रहा है, रीजनिंग बचा है, तो टाइम तो खिंचेगा मेरे भाई, स्पीड बढ़ाइए। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। देखिए, दूरस्थ लॉगिंग में इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा SSH। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इतना समझा रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगना चाहिए इतना टाइम, है ना। चलिए 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से HTML का सामान्य उपयोग कौन सा है। बताइए कहाँ पर हम HTML का नॉर्मली यूज करते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है। 14 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा AI विकास के लिए लोकप्रिय है। कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके प्रयोग से हम AI का प्रयोग कर सकते हैं, AI को बना सकते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथन भाषा के द्वारा जो हम AI का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका। 15 नंबर देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है। बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एस लग जाए तो सिक्योर और जोड़ देंगे उसके आगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूरे हुए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 15 में से कंप्यूटर में आपके कितने नंबर आए हैं। फिर हम चलते हैं अगले सब्जेक्ट, यानी कि साइंस शायद होगा इसके बाद में, है ना, साइंस ही है। ठीक है, ये पुराना लिखा रह गया सोयाबीन वाला, ये कंप्यूटर में सोयाबीन कहाँ से आ गया सर, एग्रीकल्चर की लाइन लिखी रहेगी इसमें, है ना। चलिए साइंस शुरू करते हैं। 15 प्रश्न साइंस के आपके सामने आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से डैश में यात्रा कर सकती है। बताइए ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति से यात्रा करती है। प्लाज्मा में, गैस में, तरल में, ठोस में। तो भाई आपको उदाहरण याद होगा कि कान, जो आपकी पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी, इस पर कान रख करके सुनेंगे तो आपको पहले पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही है। एज कंपेयर टू ट्रेन के हॉर्न की अपेक्षा आपको पहले पता चल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो ध्वनि होती है ना, वो ठोस अवस्था में बहुत तेजी से गति करती है एज कंपेयर टू हवा। हवा में आपको बाद में सुनाई देगी, पहले आपको ठोस जो चीज़ होगी उसमें पता चल जाती है। इसलिए ट्रेन की पटरी पर कान रख के पता करने पर हमको पहले पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ध्वनि तरंगें सबसे तेज कहाँ पर गति करती हैं, तो ठोस अवस्था में सबसे तेज गति करती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लो भैया, बैटरी भी 15% बची है। चलिए प्रश्न नंबर 2, यदि घोड़े की नाल के आकार वाले चुंबक को लंबे समय तक गर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई। बताइए, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। चुंबक को लगातार गर्म करेंगे तो बताइए क्या होगा, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय गुण जो होंगे उसके वो नष्ट हो जाएंगे। चुंबक को गर्म करने पर जो मैग्नेटिक उसके गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। कह रहे हैं कि 2 समांतर तार विपरीत दिशा में करंट ले जा रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। यानी 2 समांतर तार हैं, एक इस तरफ ले जा रहा है, एक इस तरफ ले जा रहा है। अब बताइए कि क्या कंडीशन होगी अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो। ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे एक दूसरे पर समान और विपरीत प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी एक दूसरे को दूर फेंकेंगे भले ही वो समांतर करंट ले जा रहे हों। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4, F बराबर ma सूत्र दिया गया, इसका गणितीय निरूपण क्या है। बताइए F बराबर ma का
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यानी ये कौन सा नियम है बताओ। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर जड़त्व का नियम है। क्या है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए सर न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, जहां से हमको बल की परिभाषा मिलती है बराबर एम ए से, यानी फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर हमारा फोर्स हो जाता है। तो आपका जो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमको मिलता है बराबर एम ए से, जहां से हमको बल की परिभाषा ज्ञात होती है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी नियम कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके डैश के आवर्त कार्य होते हैं। बताइए किसके आवर्त कार्य होते हैं, किसके आवर्ती फलन होते हैं भाई, ये पूछा गया है। सीधा सीधा ये नियम है, तो किसके आवर्ती फलन हो जाएंगे? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, सही आंसर परमाणु क्रमांक हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है कि जो आप एक बार चेंज कर लो वापस से उसको प्राप्त कर सकते हो, जैसे मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को जला लो, मोम मिल जाएगी, मोम से वापस मोमबत्ती बना सकते हो। लेकिन रासायनिक वो होता है कि एक बार अगर काम हो गया तो फिर वो ना बदलने वाला, जैसे कि दूध का फटना, दूध का दही में बदलना। दूध को दही तो बना लोगे पर दही से दूध नहीं बना पाओगे ना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए, यानी कौन सा इसमें से रासायनिक परिवर्तन है। दूध का उबलना, जल चक्र, फल का सूखना, वायु में पदार्थ का जलना। बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर आप वायु में किसी भी पदार्थ को जला दोगे तो भैया दोबारा थोड़ी मिल पाएगा। कागज को जला दिया, अब वापस तुम कागज नहीं प्राप्त कर सकते है ना, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 7 नंबर देखिए, कह रहे हैं कार्बनिक रासायनिक बंधन बनाकर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन यानी अष्टक विन्यास कैसे प्राप्त करता है। बताओ तो कार्बन कैसे प्राप्त करेगा अपने, यानी कि अष्टक विन्यास कैसे प्राप्त करेगा, ऑक्टेन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसे प्राप्त कर सकता है कार्बन। ये रहे 4 ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन को वीडियो पॉज करके। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कार्बन है ना वो अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को तत्वों के परमाणुओं के साथ में साझा कर लेता है, इस तरह से वो अपनी ऑक्टेन संख्या को पूरा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, जब कपूर को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा सब्लिमेशन, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की वजह से कपूर जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, चलिए ऊर्ध्वपातन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, जब वो गोल गोल जो गोलियां होती हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वॉशरूम में जो डली रहती है उसको नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं। उसमें भी ऊर्ध्वपातन वाली ही प्रक्रिया होती है जिससे कि बदबू नहीं आती है। प्रश्न नंबर 9, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, ठीक है सर, COH एक क्षार है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करता है और डैश तथा डैश का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करेगा? अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को। ये रहे 4 ऑप्शन, सही आंसर सी हो जाएगा। एक तो आपको लवण मिलेगा यानी एक साल्ट मिलेगा और साथ में आपको पानी मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का उद्देश्य क्या है। बताइए क्या उद्देश्य है PCR का। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बार बार नहीं कहना पड़े, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से ऑप्शन पढ़िए फिर आंसर लगाइए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीन का प्रवर्धन यहाँ पर होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला के अंतर्गत जीन का प्रवर्धन होता है यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 11 नंबर देखिए, निम्न में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। भाई किसको बंगाल का आतंक कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। जलकुमुदिनी को, निम्फिया को, जलकुंभी को, जलकाहू को। सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। इसको बंगाल का आतंक कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है ना वहाँ पर आपको ज़्यादातर इलाके में जलकुंभी ही जलकुंभी मिल जाती है, हरा हरा पूरा दिखाई देता है। चलिए 12 नंबर देखिए, कौन सा जीव एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। कनेक्टिंग लिंक का कार्य एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में कौन करेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेरीपेट्स जो होते हैं वो एक कनेक्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। 13 नंबर देखिए, ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे वापस आ जाती है। बताओ कौन सी प्रक्रिया के तहत वायुमंडल में वापस आएगी। वाष्पोत्सर्जन, वर्षा, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो, जैसे हमने ऑक्सीजन ग्रहण की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और जो आपके पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन कब छोड़ पाएंगे ये, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन वापस आ जाती है। 14 नंबर देखिए, 1857 में किडवन फॉर्मेशन प्रक्रिया की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था। बताइए क्या नाम था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, लुई पास्चर हो जाएगा। इन्होंने किडवन फर्मेंटेशन की खोज की थी। 15 नंबर देखिए, tRNA में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं tRNA में जो अनुकरण होता है, बताइए अनुक्रम जो होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसको हम एंटीकोडन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीकोडन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे। बताइए साइंस में 15 में से कितने नंबर आए। अब आपके सामने रीजनिंग के 10 प्रश्न आने वाले हैं, फिर आपको बताना है कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। और अपन थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना, क्योंकि बैटरी भी कम बची हुई है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इसमें पैटर्न में नहीं आता, यानी इनमें से कौन सा अलग है। मंडे,
वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन सा अलग हो जाएगा भाई बताओ। तो देखो सोमवार, मंगलवार छोड़ के बुधवार आ गया, बुधवार, बृहस्पतिवार छोड़ के शुक्रवार आ गया, शुक्रवार के तुरंत बाद में शनिवार आ गया, गैप तो किया नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये सारे के सारे वर्किंग डे हैं। शनिवार को क्या होता है, लास्ट सैटरडे को छुट्टी होती है। इस वजह से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शनिवार जो है वो इसमें से अलग है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए, ये श्रृंखला आपको दी गई है, कह रहे हैं श्रृंखला में अगला नंबर आपको ज्ञात करना है। बताइए कौन सा होगा अगला नंबर। 5, 5 और 6 11। ठीक है, 11 में फिर क्या जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया तो 23 हो गया। ठीक है, फिर 12 में क्या जोड़ दिया, 47 हो जाए तो इसमें 24 जोड़ दिया। यानी पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 12 जोड़ रहा है, फिर 24 जोड़ रहा है, तो अब क्या जुड़ेगा बताइए। तो 24 का डबल 48 जुड़ जाना चाहिए इसमें, है ना। तो अगर 48 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 47 में 48 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 95 हो जाएगा, 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैप देखो ना, 6 फिर 11 फिर इसमें 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, यानी हर चीज़ का डबल होता चला जा रहा है और डबल होके ऐड होता चला जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा पूरा सॉल्यूशन हमने दे रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। कह रहे भाई मितेश जो है वो नयन का भाई है, यानी कि एक मितेश है। मितेश जो है वो किसका भाई है, नयन का भाई है। ठीक है, यानी मितेश प्लस है और नयन का पता नहीं है। फिर कह रहे हैं धीरज जो है वो भी नयन का भाई है, तो यहाँ पर एक धीरज भी आ जाएगा, डी हो गया। वो किसका भाई है, नयन का भाई, यानी ये धीरज प्लस हो गया, पर नयन का भी पता नहीं चल पाया। ठीक है, और कह रहा है जो मितेश है ना वो जतिन का भाई है, यानी ये जो मितेश है वो जतिन का भाई है, जतिन का भाई है। अब जतिन के जेंडर और नयन के जेंडर के बारे में नहीं पता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आप ये वाले बताइए, ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। कह रहे हैं धीरज मितेश का भाई है। देखो धीरज जो है वो मितेश का भाई है, ये बात तो बिल्कुल सही है, दिख रहा है, क्योंकि धीरज भी प्लस है, मितेश भी प्लस है, भाई है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। जतिन धीरज का भाई है, भाई जतिन का कुछ पता ही नहीं, लड़की है कि लड़का, तो कैसे बता सकते, नहीं बता सकते, तो ये गलत हो गया। धीरज जतिन की बहन है, भाई धीरज तो प्लस है, जतिन की बहन कैसे हो सकती है, गलत हो गया। कोई भी भाई नहीं है, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन। चलिए नंबर 4, लुप्त वर्णमाला आपको ज्ञात करनी, इसके आगे क्या हो जाएगा बताइए। ए के बाद में डी। अब चलो गैप देख लेते हैं। ए बी सी छोड़ के डी, ई एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे, के एल छोड़ के ए, के एल छोड़ के एम, एन ओ छोड़ के पी, तो क्यू आर छोड़ के क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ये रहा पूरा सॉल्यूशन, देख लीजिए +3 का सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना। चले 5 नंबर, सुनील अजय सोनी और प्रवीण ताश खेल रहे हैं। सोनी, अब देखो इसको बना लेते हैं। अच्छा पहले आप लोग बना लो, ठीक है, इसको बना लो, देख लो वीडियो को, मतलब क्वेश्चन को देख लो और ये पूरे 4 ऑप्शन देख लो, बताओ क्या हो जाएगा। देख लिया आपने, पहले क्वेश्चन देख लो फिर इसको बना लो। चलो आपने बना लिया होगा, अब हम सीधे अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने पास में बैटरी कितनी बची है, 12% बची है। ठीक है ना। चलिए देखो क्या कह रहा है, सुनील अजय सोनी प्रवीण ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 लोग बना लो। ठीक है, 1 2 3 4। कह रहे हैं कि भाई सोनी अजय के दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा सोनी और ये रहा अजय। ठीक है, दाईं ओर बैठा, जो सुनील के दाईं ओर है, यानी जो अजय है ना वो सुनील के भी दाईं ओर है, तो सुनील यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सुनील दाईं ओर है। अब प्रवीण के ठीक दाएं कौन है, तो प्रवीण कहाँ पर है, प्रवीण यहाँ पर बैठेगा, एक जगह यही तो बची। कह रहे हैं प्रवीण के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो प्रवीण के ठीक दाएं कौन बैठा है, सुनील बैठा है। ठीक है ना भाई, इन लोगों का मुंह इस तरफ होगा, है ना। जब कुछ नहीं दिया हो तो मुंह आप क्या करते हैं, नॉर्थ की साइड में मान करके चलते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये बन जाएगा। कह रहे हैं सुनील अजय सोनी इतने लोग खेल रहे थे ताश, सोनी अजय के दाईं ओर बैठा था, तो हमने सोनी को यहाँ से शुरू किया, सोनी को बैठा यहाँ पर, और अजय के दाईं ओर बैठा है तो भाई अजय के दाईं ओर सोनी बैठ जाएगा। ठीक है, और जो अजय है ना वो सुनील के दाईं ओर बैठा है, तो सुनील यहाँ पर बैठेगा, अजय इसके दाईं ओर बैठ जाएगा। अब बचा कौन, प्रवीण, प्रवीण चौथे नंबर पर बैठ जाएगा। अब कह रहे हैं प्रवीण के दाईं ओर कौन बैठा, तुमको दिख रहा है प्रवीण के दाईं ओर कौन है, सुनील बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है। चलो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो शंकर ने संजय से कहा फुटबॉल खेल रहा हुआ लड़का मेरे, अब देखो जब भी आपको ब्लड रिलेशन आए तो आप अपना खुद को मान लिया करो वहाँ पर। ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं, तो शंकर ने संजय से कहा, अब शंकर, तुम शंकर की जगह पर खुद को मान लो कि मैं हूँ, जैसे मैं अतुल सर हूँ तो मैं हो गया। ठीक है ना। अब चलो कह रहा है फुटबॉल खेल रहा जो लड़का है वो मेरे पिताजी, यानी कि मेरे पिताजी की पत्नी कौन हो गई, मेरी मम्मी हो गई, की बेटी कौन हो गई, मेरी बहन हो गई, के 2 भाई हैं। ठीक है, 2 भाई हैं, उनमें से सबसे छोटा है, तो फुटबॉल खेल रहा लड़का शंकर से कैसे संबंध है, भाई मेरे बहन का जो भाई होगा वो मेरा भी तो भाई होगा, तो जो फुटबॉल खेल रहा लड़का है ना वो शंकर का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी खुद को वहां पर इमेजिन किया करोगे, हाँ इस जगह पर हम खुद हैं। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते तो ये दिया गया है। ठीक है, 7 नंबर पर चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में सही अनुरूप युग्म का चयन कीजिए, यानी इनमें से कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो गिटार जिस तरह वायलिन से संबंधित है,
पियानो जिस तरह हारमोनियम से संबंधित है, तो सैक्सोफोन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहे हैं। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। ये 4 ऑप्शन ये रहे। सॉल्व कर लिया। अब देखो, वायलिन तार वाला वाद्य यंत्र है, पियानो भी तार वाला वाद्य यंत्र है, सही बात है। हारमोनियम पर इस तरह की आपको लकड़ी के बटन दिखते हैं, और जो आपका वो क्या, एक मिनट, गिटार तार वाला है और वायलिन भी तार वाला है, ठीक है। पियानो कैसे होते हैं, पियानो इस तरह का जो होता है, और यहाँ पर जो है डंडी डंडी लगी रहती है, इस पर उंगली रख करके बजाते हैं। तो पियानो भी ऐसा होता है और हारमोनियम भी ऐसा होता है। भाई हारमोनियम भी तो डंडी डंडी लगी रहती है, उस पर उंगली रख कर बजाते हैं। तो सैक्सोफोन को किससे संबंधित है? सैक्सोफोन क्या होता है? सैक्सोफोन को हम मुंह से बजाते हैं, हवा फूंक करके बजाते हैं उसको, है ना। तो ऐसे इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा जिसको हम मुंह से फूंक करके बजाते हैं, बताओ कौन सा होगा? जाइलोफोन होगा, ट्रम्पेट होगा, हारमोनिका होगा, या फिर ड्रम होगा? सही आंसर आपका ट्रम्पेट हो जाएगा। ट्रम्पेट वो होता नहीं, बैंड बाजे वाले मुंह से बजाते हैं फूं फूं करके, वो बड़ा सा रहता है, खूब बड़ा सा, तो रही सी आगे निकली रहती है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। 8 नंबर देखिए, देखो 8 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 86 लिखा है, 75 लिखा है, 64 लिखा है, डैश 42 लिखा है, 31 और 20 लिखा है। ठीक है, चाहे आगे से शुरू कर लो चाहे पीछे शुरू कर लो। पीछे से करते हैं, देखो तो 20 में क्या जोड़े 31 आ जाए सर, 11 जोड़ दो। 11 में क्या जोड़े कि मतलब 31 में क्या जोड़े कि 42 आ जाए सर, इसमें भी 11 जोड़ दो। तो 42 में सीधे 11 जोड़ दो, अगला आ जाएगा, उसमें 11 जोड़ दो 75 आ जाएगा, 75 में 11 जोड़ दो 86 आ जाएगा। यानी सब में क्या है, पीछे से अगर आप चलेंगे तो 11 जुड़ रहा है, आगे से चलेंगे तो 11 माइनस हो रहा है। ठीक है ना भाई, 64 में से 11 माइनस कर दो, चाहे 42 में 11 जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, 64 में से 11 माइनस करते हैं, 4 में से गया 5, 6 में से गया 5, ठीक है, तो 55 हो जाएगा। 42 में 11 जोड़ देते हैं, सॉरी कहाँ गया 42, 64 में से 11 घटाओगे 53 आएगा यार, जल्दबाजी में यही हो रहा है। 4 में से 1 गया, 3 आ गया तो 53 आ जाएगा, और 42 में 11 जोड़ दोगे तो भी 53 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर 53 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए ये सॉल्यूशन देख लेना। आगे बढ़े, 9 नंबर कह रहे हैं कि संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। 18 के बाद में 25, 25 के बाद में 32। देखो क्या हो रहा है, 18 में 7 जोड़ रहे हैं 25 हो रहा है, 25 में 7 जोड़ रहे हैं 32 हो रहा है, 32 में 7 जोड़ रहे हैं 39 हो रहा है, 39 में 7 जोड़ रहे हैं 46 हो रहा है, 46 में भी 7 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 53 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कंप्लीट होते हैं। बताइए आपके 10 में से कितने नंबर आए रीजनिंग में? आपने सब लिख देना, रीजनिंग 10, मैथ इतने 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 ऐसे लिख देना है ना कमेंट बॉक्स में। चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। सबका हम चेक करते हैं भाई किसके कितने नंबर आए, ठीक है ना, और वही लिखना जो आपको सही लगे। अरे अभी एक क्वेश्चन रह गया है, कह रहे हैं पी क्यू का भाई है। ठीक है, ये जो पी है ना वो क्यू का भाई है, ठीक है, प्लस कर दो। क्यू जो है वो आर का भाई है, यानी क्यू जो है ना वो आर का भाई है, ठीक है, तो क्यू प्लस हो जाएगा। आर जो है वो एस का पति है, यानी आर जो है वो किसका पति है, एस का पति है, तो एस माइनस और आर प्लस हो गया। हाँ, टी जो है पी का पिता है, यानी टी, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, टी प्लस पी का पिता है, ठीक है। एस टी से किस प्रकार संबंधित, तो एस तो ये रहा, ठीक है, और टी ये रहा, तो कह रहे हैं कि ये जो एस है ना वो टी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, बताओ। बेटी होगी, बहू होगी, तो भाई देखो ये तो इसका ये पिता है और ये इसके बच्चे हैं, तो बच्चे की पत्नी इसका क्या कहलाएगी, बहू कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ 10 में से कितने नंबर आपके आए हैं, ठीक है, बता देना। जी के जीएस पर चलते हैं। इसमें आपको जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी मिलेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, लाडली बहनी योजना के संदर्भ में, लाडली बहना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा पहला कथन कह रहा है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। बात तो सही है भैया, लाडली बहना योजना, सारी बहनें एकदम खुश हो जाती हैं, भैया महीने में पैसा आ जाता है, लास्ट में एकदम महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाता है, बस इसी में खुश हैं, इसी ने बंटा घार कर दिया पूरे एमपी का, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ो, क्या ही कह सकते हैं। नंबर 2, इस योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन 23,892 करोड़ 23,892 करोड़ जो है वो रुपए किया गया है इस योजना के लिए। बताइए कौन से इसमें से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ये भी आपका कथन वाला स्टेटमेंट वाला ही है। कह रहे हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। करंट अफेयर का है, लेटेस्ट बजट के बारे में बोला गया है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है? शिक्षा क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश बजट में 45,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बताइए दोनों में से कौन सी बातें सही हैं। चलिए ये आपके जो है वो दिए हैं ऑप्शन, और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, यानी कि ये दोनों बातें जो आपसे कहीं, शिक्षा क्षेत्र में 45,700 करोड़ का बजट है, और राज्य सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए विशेष कदम उठा रही है। अब उठा रही है नहीं उठा रही है तो स्टूडेंट ही जानते हैं, अपन को क्या करता है। विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। बताइए विटामिन के बारे में, एक आध उसमें साइंस के भी क्वेश्चन आ गए। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये तो पता है भाई, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सही बात है। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, तो जल में घुलनशील WBC हमने आपको ट्रिक याद कराई थी। वाटर में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, एक बी और एक सी, यानी कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, ठीक है। 4 नंबर देखिए, बौद्ध संगति परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध संगति के बारे में कह रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। इसका आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में किया गया था। बताइए कौन सी बात सही है। 2 आपको कथन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक वाली बात सही है, अशोक के टाइम पर नहीं हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आयोजन अशोक के टाइम पर नहीं हुआ था। किसके टाइम पर हुआ था वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आयोजन 483 ईस्वी में अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था। चलिए 5 नंबर देखिए, कह रहे भारत के संविधान अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 क्या है, तो ये आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, यह नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है सर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, बताइए। तो ये आपको कई बार पढ़ाया है MPGK में, 14 जिलों से होकर गुजरती है। ट्रिक भी आपको बता रखी है, रतऊ आगरासी भौरासा दम जम कटनी उमरासा, ये ट्रिक भी आपको बता रखी है कितने जिलों से, कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो 14 जिलों से गुजरती है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है, सबके नाम भी हमने दे रखे हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कह रहे हैं मालवा में परमार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। किसने परमार वंश की स्थापना मालवा में की थी, राजा भोज, कृष्णराज, वाकपति मुंज या फिर सिंधुराज। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णराज के द्वारा जो है, या फिर इन्हें उपेंद्र भी कहते हैं, इनके द्वारा परमार वंश की स्थापना मालवा में की गई थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं प्रकाश की तीव्रता को मापने की SI यूनिट क्या होती है। सबको पता भैया, प्रकाश की तीव्रता को मापने की SI यूनिट जो है वो आपकी क्या होगी, आपकी कैंडेला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने। साइंस के भी प्रश्न इसमें ऐड हो गए हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन कराए, मतलब जो आपको 2025 में एग्जाम हुआ था, साइंस पर ज़्यादा फोकस किया था उन लोगों ने, है ना। तो GK में भी साइंस भर दिया था। बताओ मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो भाई सब लोग जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये भारत है, ये श्रीलंका है, बीच में जल संधि है, जिसको हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाक शब्द आ रहा है तो भारत पाकिस्तान के बीच में होगी, नहीं भैया, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, ठीक है ना। भारत बांग्लादेश के भी बीच में रेड क्लिफ है। सर रेड क्लिफ दोनों के बीच में क्यों है, क्योंकि जो बांग्लादेश है ना, वो पहले क्या हुआ करता था, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो जो भारत को पाकिस्तान से अलग किया तो रेड क्लिफ महोदय ने अलग किया था। तो एक तो रेड क्लिफ ने रेड बटन यहाँ पर जला दी, एक रेड बटन यहाँ पर जला दी। तो भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ध्यान रखना। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, पाक स्टेट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। 11 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। RBI को कब नेशनलाइज किया गया था। ये 4 ऑप्शन 45 में, 47 में, 49 में, 55 में। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1949 1 अप्रैल को RBI को क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। पहले यह एक निजी बैंक हुआ करता था। आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया, सरकारी बना दिया गया। सभी बैंकों का ये पापा होता है, ठीक है। बैंकर का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, सरकार का भी बैंक होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है। कहाँ पर बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बांधवगढ़ हो जाएगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो है टाइगर मिलेंगे। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान इसको 1968 में घोषित किया गया था। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं टाइगर, और सफ़ेद बाघ भी यहीं पर मिलता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताओ। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा की बात हो रही है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जो लोग किराए पर रहते हैं, खाना बनाने के लिए बाई को रखते हैं ना, बाई आती खाना बनाकर जाती है, तो खाना खाया जाता है, तो बेकिंग सोडा को भी खाया जाता है। तो ऐसे ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC स्थापना किसने की थी। किसने की थी भैया, ये स्थापना किसने की थी। ये A.O. ह्यूम के द्वारा की थी, एलन ऑक्टोविन ह्यूम ने की थी। ये एक अंग्रेज अफसर था, इसने सोचा कि चलो INC स्थापना कर देते हैं, तो ये प्रेशर कुकर की तरह काम करेगी, यानी इनके मन में जो भी बातें हुआ करेंगी वो INC के द्वारा ये लोग निकाल दिया करेंगे। उल्टा पड़ गया भैया, INC ने 1885 में ये शुरू हुआ, 1905 तक तो इसने इनके अकॉर्डिंग काम किया, यानी कि अनुनय विनय करते रहे कि ठीक है भैया यार हमको आज़ादी दे दो, आज़ादी नहीं दे रहे हो कम से कम हमको कुछ अधिकार ही दे दो। 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तब इनको समझ में आ रहा है भैया ये तो गलत लोगों से हम विनती कर रहे थे। फिर यहाँ से जो है क्रांतिकारी संगठन का
संगठन जो है चालू होना शुरू हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, लाल बाल पाल फिर यहीं से निकलने शुरू हो गए और इसी आईएनसी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और भारत को जो है स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आईएनसी ने। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए, आखिरी प्रश्न है, प्रदूषण के स्तर के कारण किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, प्रदूषण के स्तर पर। तो प्रदूषण की बात की जाए तो आप बेतवा को टिक करेंगे। अगर आपसे कहें कि स्वच्छता के आधार पर या फिर पवित्रता के आधार पर तो आप नर्मदा को करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आपसे प्रदूषण की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश की गंगा कौन हो जाएगी? बेतवा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। इस तरह से 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या कहना है। तो ये इनकी सेकंड रैंक आई है, इनकी। अभी एमपी एएसआई सूबेदार का रिजल्ट आया है। ठीक है, और इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। रिजल्ट जैसे ही आया तुरंत इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, हमने कंग्रेचुलेशन कहा, फिर हमने पूछा भाई हेल्प मिली थी कि नहीं मिली थी आपको। शुभांगी मिश्रा नाम है इनका। ठीक है, सेकंड रैंक लेकर के आई हैं, अभी जो वो आई है, रिजल्ट आया कुछ दिन पहले। यस सर, आपसे कांस्टेबल के लिए वीडियो और नोट्स लिए थे और पेपर एनालिसिस देखे थे, उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी हो गया सिलेक्शन और एमपीएसआई में 13% में, यानी कांस्टेबल में भी हो गया, एमपीएसआई में 13% में है और एएसआई में सेकंड रैंक है। ठीक है, फाइनली ये जो है एएसआई सूबेदार को ज्वाइन करने वाली हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी करते हैं। ये देखिए कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स इन्होंने लिए हैं। टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कृषि विस्तार अधिकारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 एग्रीकल्चर के प्रीमियम नोट्स वाला ग्रुप है। ठीक है, इनका क्या कहना है, गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट, मजा आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपके भी सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे इन नोट्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद में। टाइम कम बचा हुआ है, ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, लास्ट टाइम पर रामबाण साबित होंगे और आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। और मॉडल सेट हम आपके यहाँ पर लगवा रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो जब आपका एग्जाम होगा 1-2 दिन पहले आप पूरा रिवीजन करके जा सकते हैं और अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे। आप उन 2784 लोगों में आ जाएंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, हाइप कर देंगे, जिससे कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और 1500 के ऊपर व्यूज़ आते ही अगली मॉडल सेट आपका आने वाला है, एग्रीकल्चर का मॉडल सेट नंबर 2। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।